मेरे मम्मी पापा ने आपके साथ खेलने से मना किए हैं। ये सुनकर कालू कौवा बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो अपने गुस्से पर काबू करके चिंटू से एक गिलास पानी मांगता है। चिंटू कालू के लिए पानी लेकर आता है। कालू पानी पीकर चिंटू को पीटने लगता है और उसे डराते हुए कहता है, कान्हापुर जंगल में सभी पक्षी मिलजुल कर साथ रहा करते थे। उसी जंगल में कड़कनाथ कौवे का परिवार भी रहा करता था। उसका बेटा कालू कौवा बहुत ही शरारती था। उसने जंगल के सभी पक्षियों की नाक में दम कर रखा था। इस तरफ पीलू चिड़िया बहुत सालों बाद माँ बनी थी। उसके घर में खुशियों का माहौल था। एक दिन पीलू चिड़िया अपने पति बबलू से बातें कर रही थी। बबलू जी, बहुत सालों बाद हमें भगवान ने माँ बाप होने का सुख दिया है। हम अपने बच्चे को किसी प्रकार का कोई कष्ट होने नहीं देंगे। हाँ पीलू, तू बिल्कुल सही कह रही है। हम अपने बच्चे को बहुत अच्छा संस्कार देंगे, जिससे वो बड़े होकर जरूरतमंदों की सेवा कर सके। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि ये कभी भी कालू कौवे से दोस्ती ना करे। आप तो जानते ही हैं कि कालू कौवा कैसे सभी पक्षियों को परेशान करता रहता है। दोनों पति पत्नी अक्सर अपने बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे। धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं। एक बार बबलू भोजन की तलाश में बाहर जा रहा था। तब पीलू अपने बेटे से कहती है, चिंटू, हम लोग भोजन की तलाश में जा रहे हैं, तुम अपने घोंसले में ही रहना। अगर कालू कौवा आता है तो तुम उसके साथ नहीं खेलना। ठीक है मम्मी पापा, मैं घोंसले में रहकर आप लोगों का इंतजार करूंगा और किसी के साथ भी नहीं खेलूंगा। दोनों पति पत्नी निश्चिंत होकर वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के थोड़ी देर बाद ही कालू कौवा उनके घर पहुंच जाता है। चिंटू, ए चिंटू, देख मैं तेरे लिए मूंगफली लेकर आया हूँ। अरे इन्हें खा के तो देख, कितने स्वादिष्ट हैं। कालू भैया, आप यहाँ से चले जाओ, मैं आपकी दी हुई मूंगफली नहीं खाऊंगा। मेरे मम्मी पापा ने आपके साथ खेलने से मना किए हैं। ये सुनकर कालू कौवा बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो अपने गुस्से पर काबू करके चिंटू से एक गिलास पानी मांगता है। चिंटू कालू के लिए पानी लेकर आता है। कालू पानी पीकर चिंटू को पीटने लगता है और उसे डराते हुए कहता है, अपने मम्मी पापा को बता देना कि तेरी पिटाई मैंने की है। तेरे माँ बाप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जब पीलू और बबलू घर वापस आते हैं तो अपने बेटे की हालत देखकर घबरा जाते हैं। चिंटू अपने माँ बाप को सारी घटना बताता है। पीलू इससे बहुत गुस्से में आ जाती है और कालू के घर जाती है। उस समय कालू का पिता कड़कनाथ घोंसले के बाहर ही बैठा था। पीलू गुस्से में उससे कहती है, कड़कनाथ भैया, अपने बेटे को संभालो, वो बहुत बदमाश है। उसने मेरे बेटे को बहुत बुरी तरह से पीट दिया है। एक दिन उसकी हरकतों के कारण आपको बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। पीलू की आवाज सुनकर सुंदरी कौवी घर से बाहर निकलती है और कहती है, पीलू, जब से तुम माँ बनी हो तब से तुम बहुत घमंडी हो गई हो। मेरा बेटा घर के अंदर पढ़ाई कर रहा है, तुम्हारा बेटा झूठ बोल रहा है। अब तुम जाओ यहाँ से। मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, तुम मेरे बेटे की आइंदा से शिकायत नहीं करना। इस तरह से सुंदरी पीलू को डरा धमका देती है और वहाँ से भगा देती है। कुछ दिनों बाद कालू कौवा फिर से बदमाशी के लिए किसी को ढूंढ रहा होता है। थोड़ी दूर में वो देखता है कि जिगरबाज का बेटा अपने घोंसले में अकेला है। उसे अकेला देखकर कालू उसकी बहुत बुरी कदर पिटाई कर देता है। जब इस बात का पता बाज को चलता है तो वो अपने साथियों के साथ कालू कौवे के घर पर धावा बोल देता है और कालू कौवे की बहुत बुरी कदर पिटाई कर देता है। कालू की पिटाई रोकने के लिए उसका पिता कड़क भी बीच बचाव करने आता है, लेकिन उसकी भी पिटाई हो जाती है। फिर सुंदरी सोचती है, अरे कालू, तेरी वजह से तेरी तो पिटाई हुई, तेरे पिताजी की भी पिटाई हो गई। तू बहुत ही बदमाश है। आइंदा से तूने किसी के साथ भी बदमाशी की तो मैं ही तेरे हाथ पांव तोड़ दूंगी। इस तरह से कालू की बदमाशी के कारण उसके परिवार को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। पीलू सुंदरी से कहती है, मैं कहती थी ना सुंदरी बहन, एक दिन तुम्हें कालू के कारण शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। अब कैसा सबक मिला तुमको? अब से कालू अपनी बदमाशी करना बंद कर देता है और सभी बच्चे फिर से सुरक्षित हो जाते हैं। अरे पिंकी, तेरी गाड़ी तो बहुत सुंदर बनी है। एक गांव में पिंकी नाम की लड़की अपनी माँ बाप के साथ रहती थी। पिंकी बहुत सयानी थी। जो कुछ देखती थी उसको अपने पेंसिल से अपनी किताबों में चित्र बनाती थी। पिंकी की इस आदत को माँ बाप की
प्रोत्साहन भी था। पिंकी कक्षा दूसरी में पढ़ती थी। एक दिन उसने अपनी किताब में रेलगाड़ी देखी। रेलगाड़ी तो बहुत लंबी होती है, उसको कहाँ पर चित्र बनाए, ये पिंकी की समस्या थी। पिंकी घर आई। माँ, मुझे रेलगाड़ी की चित्र बनाना है, मैं कहाँ बनाऊँ? अरे पिंकी, वो क्या बड़ी बात है, अपनी किताब में बनाओ। अरे माँ, आप तो इतना भी नहीं समझती हो, किताब तो छोटी पड़ेगी। अरे मुझे तंग मत करो, अपने पिताजी से जाके पूछो, मैं खाना पका रही हूँ ना। पिताजी, मैं रेलगाड़ी की चित्र बनाना चाहती हूँ, कहाँ बनाऊँ? पिंकी के पिता ऑफिस की हिसाब किताब कर रहे थे तो चिढ़ के बोलते हैं, अरे पिंकी बेटा, मुझे तंग मत करो, जाओ ना अपनी स्कूल की कोई भी किताब में बना ले। अरे पापा, आपको इतना भी नहीं पता, किताब में रेलगाड़ी की चित्र नहीं बना सकते क्योंकि वो तो बहुत लंबी होती है। तो तभी वहाँ पे पिंकी की दादी बैठी थी। तो दादी को पिंकी की बात सुन के बहुत हंसी आती है और पिंकी को बुला के बोलती है, अरे पिंकी बेटा, इतनी क्यों चिंता कर रही है, ये भी कोई समस्या है, जाओ ना स्कूल की दीवार पे बना दो। दादी की बात पिंकी को बहुत अच्छा लगता है और सोचती है दीवार तो इतनी लंबी इतनी चौड़ी होती है तो रेलगाड़ी तो समा ही जाएगी। तब पिंकी खा के अपना होमवर्क करके सो जाती है और सुबह पिताजी से कहती है, पिताजी आज ना मुझे कलर चॉकपीस की एक पूरी डब्बा चाहिए। पिताजी हंसते हुए बोलते हैं, अरे पिंकी बेटा, क्यों, तुम्हें आज स्कूल में बांटना है क्या? अरे पिताजी नहीं, मुझे रेलगाड़ी की चित्र बनानी है स्कूल की दीवार पर। दिला तो दूंगा, लेकिन घर तक कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए, ठीक है? अरे चित्र बनाने से कोई कंप्लेंट करेंगे? बिल्कुल नहीं आएगी, आप चिंता मत करो। तो पिंकी के पापा उसको कलर पेंसिल की डब्बा दिला देते हैं। पिंकी कूदते नाचते स्कूल पहुंच जाती है। पिंकी अपनी रेलगाड़ी की पहली यात्रा याद करती है जो अपने पापा मम्मी के साथ उसने किया था। पिंकी चौक उठाई और फिर क्या था, दीवार पर रेलगाड़ी का इंजन बना दिया। अरे इंजन तो बहुत सुंदर बना है, इसको अब डिब्बे जोड़ते हैं। तो फिर दूसरी कलर चौक लेके उसमें पहला डब्बा जोड़ दिया, दूसरा डब्बा जोड़ दिया। ऐसे जुड़ते जुड़ते गए, सारे डिब्बे जुड़ गए। जब अपनी चौक पेंसिल खत्म हुई तो पिंकी उठ के देखती है स्कूल की आधी दीवार पर तो रेलगाड़ी बन चुकी थी और पिंकी की क्लास के सारे बच्चे तालियां बजा के पिंकी की कला को सराह रहे थे। अरे पिंकी, तेरी गाड़ी तो बहुत सुंदर बनी है। पिंकी, तुम्हारे रेल में मुझे भी जगह मिलेगी? अरे क्यों नहीं, हम सारे मिलके इस रेलगाड़ी में जाएंगे। फिर क्या हुआ, रेलगाड़ी दिल्ली गई, मुंबई गई, अमेरिका गई, नानी के घर गई और दादाजी के घर भी गई। बच्चों की ख्यालातों में रेल की गाड़ी ऐसे ही लंबे सैर करती रही। तभी क्लास टीचर क्लासरूम में आते हैं और सभी बच्चों की मुस्कुराहट देखते हुए कहते हैं, अरे बच्चों, इतने खुश हो, क्या बात है? तो दौड़ के पिंकी सामने आती है और अपनी बनाई हुई रेलगाड़ी दिखाती है। तब टीचर अपने मन में ये सोचते हैं, बच्चों के मनोबल को बढ़ाई, कल के भविष्य का निर्माण आज से ही होने दे। यह सोच के टीचर ने पिंकी को बिना डांटे बहुत शाबाशी देते हैं और कहते हैं, पिंकी, आपकी ड्राइंग तो बहुत सुंदर है, लेकिन आप दीवार पे प्रैक्टिस करने के बजाय अगर आपके घर में जाके कोई भी कॉपी में प्रैक्टिस कर लेते तो और भी सुंदर निकल आता। सर, मुझे ना ये लगा कि ट्रेन पुस्तक में काफी नहीं होगा। कोई बात नहीं, मैं आपको सिखा दूंगा। इस बात से पिंकी बहुत खुश होती है और टीचर पिंकी की कॉपी में एक अच्छे से सुंदर से रेलगाड़ी बना देते हैं। तुम अब से गरीब नहीं रहोगी, ये मुर्गी तुम्हें एक सोने की अंडा देगी। बहुत साल पहले पीलू एक गांव में
मुर्गियों का व्यापार करते थे, लेकिन पीलू के पास जो भी मुर्गी होती वो चुपचाप भाग जाती थी। लेकिन उसके पास एक मुर्गी थी जो बहुत सालों में घर के बाहर भी नहीं गई और उसे रोज एक अंडा देती थी। पीलू सोच में पड़ जाती कि वो एक अंडे का क्या करे, क्योंकि एक अंडा तो कोई नहीं खरीदेगा। पीलू सोचती है, अब मैं इस एक अंडे का क्या करूं? मेरे पास तो कोई मुर्गी टिकती ही नहीं है। पता नहीं मुर्गियों को मैं क्यों ना पसंद हूँ। एक ही मुर्गी है जिसको मैं लवली कहती हूँ, इसका एक अंडा कौन खरीदेगा? मैं ही खा जाती हूँ। वैसे भी एक अंडा बेचकर पैसे तो मिलने से रहे, कम से कम अपना पेट एक अंडे से तो भर ही लूंगी। ऐसे ही एक दिन पीलू अपनी मुर्गी के साथ जंगल घूमने के लिए निकली। अब बहुत दिनों से बाहर नहीं गए हैं, इस मुर्गी को घर में ही नहीं छोड़ सकती, क्या पता ये भी भाग जाए। तभी उसे एक बूढ़ी पक्षी बबली एक पेड़ के नीचे बेहोश मिलती है। अरे बूढ़ी आंटी, उठो उठो, क्या हुआ तुम्हें? कौन है? मुझे भूख लगी है, भूख लगी है मुझे। अरे आंटी जी, मेरे पास तो आपको खिलाने के लिए पैसे नहीं हैं। तभी लवली मुर्गी एक अंडा दे देती है। पीलू तुरंत ही उसे बबली को दे देती है। बबली उस अंडे को खा लेती है। बेटी, तुमने अपनी मुर्गी का अंडा खिलाकर मेरी भूख मिटाई है। तुम अब से गरीब नहीं रहोगी। ये मुर्गी तुम्हें एक सोने की अंडा देगी। उस अंडे को तुम पंखे में रख देना और घुमाना। जब अंडा घूम रहा होगा तब तुम उससे जो मांगोगी वो मिल जाएगा। फिर वो बूढ़ी बबली वहाँ से चली जाती है। पीलू घर आती है और फिर अगले दिन लवली मुर्गी सोने का अंडा देती है। पीलू उस अंडे को पंखे में रख देती है। सोने के अंडे, मुझे ढेर सारे पैसे दो। अरे ये क्या, इससे तो कोई पैसा नहीं आया। आंटी जी तो कह रही थी चलो सोने के अंडे, मुझे पैसे कमाने का रास्ता बताओ। उसी गांव में खड़क सेठ था। वो लोगों से शर्त लगाकर पैसे कमाता था। पीलू उसके पास जाती है। खड़क सेठ, मैं तुम्हारे साथ शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ। तू मुझसे क्या शर्त लगाएगी पीलू? तू पिद्दी चिड़िया है, तेरे पास एक मुर्गी ही तो है, ले देकर चल। मैं तेरे साथ भी शर्त लगा लेता हूँ। कल सुबह तेरी मुर्गी को 50 मुर्गियाँ देने होंगे, नहीं तो तू मुझे 2 लाख देगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं जीती तो तुम मुझे 5 लाख रुपए दोगे खड़क सेठ। जा जा, एक मुर्गी से 50 मुर्गियाँ निकाल के दे मुझे। फिर पीलू शर्त लगाकर चली जाती है और सोने के अंडे को पंखे में रखकर उसे 50 मुर्गियाँ मांगती है। सोने का अंडा उसे 50 मुर्गियाँ दे देता है। अगले दिन खड़क सेठ ये देखता है तो उसका सिर चकरा जाता है। ये धोखा है, ऐसा नहीं हो सकता। धोखेबाज तुम हो खड़क सेठ। भोले भाले लोगों से शर्त लगाते हो और उनकी जमीन हड़प लेते हो। अरे तुम शर्त जीती, मैं हार गया। ये लो 5 लाख रुपए। लेकिन मैं इतनी आसानी से तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चलो मैं एक और शर्त लगाता हूँ। कल सुबह 500 ऑमलेट चाहिए मुझे, नहीं तो तुम मुझे 10 लाख दोगी या मैं तुम्हें 10 लाख दूंगा। मंजूर, लेकिन कल वो सारी चिड़िया रहेंगी जिनकी जमीन तुमने ले रखी है। अगर तुम कल हारे तो तुम उन सब की जमीन के कागजात वापस कर दोगे। जाओ जाओ, पहले 500 ऑमलेट लेकर आओ। फिर पीलू अगले दिन सोने के अंडे से 500 ऑमलेट की इच्छा रखती है और उसमें से 500 ऑमलेट निकल आते हैं। अगले दिन पीलू सभी अन्य पक्षियों के साथ अपने घोंसले में खड़क का इंतजार कर रही थी। क्यों पीलू, शर्त हारने के लिए तैयार हो ना? 10 लाख है कि नहीं तुम्हारे पास? अगर हार गई तो ये सारी चिड़िया तुम्हें पीटेंगी, क्योंकि तुम्हारे कारण इनकी जमीन हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। लेकिन ऐसी शर्त तो मैंने नहीं रखी। तुम वाकई बहुत बड़े धोखेबाज हो। लेकिन मुझे फिक्र नहीं, तुम शर्त हारने वाले हो। ये देखो, ऑमलेट गिन लो,
पूरे 500 है। अरे अरे नहीं नहीं, मेरा सिर चकरा रहा है, इतने सारे ऑमलेट। वो भागने लगता है, लेकिन सारे पक्षी उसको पकड़कर पीटने लगते हैं और अपनी जमीन के पैसे ले लेते हैं और पीलू को 10 लाख रुपए मिल जाते हैं। इस तरह से पीलू सबकी मदद करके खुशी खुशी रहने लगती है। दोनों पति पत्नी उस पे एक बार फिर से जामुन के बीज बोते हैं। थोड़े ही समय में जामुन की फसल पक जाती है। डमडमपुर के जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी पीलू चिड़िया के साथ रहता था। कालू कौवा अपने खेत में जामुन उगाता था और उसे शहर में बेचा करता था। कालू और पीलू का एक छोटा बच्चा था। सुनो जी, सुना है शहर के जंगल में नौकरी करने से अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। मैं तुमसे कितनी बार कह रही हूँ कि चलो हम वहीं चलते हैं। यहाँ खेती करते हुए इतने दिन गुजर गए, लेकिन क्या मिला तुम्हें खेती करके? रहने के लिए पक्का मकान भी नहीं है। बारिश में कितनी मुश्किल होती है, और हमारे बेटे के लिए भी अच्छा रहेगा कि वो शहर में पढ़ाई करे। मेरी बात मानो, यहाँ खेती करके हम हमेशा गरीब ही रहेंगे, कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। अरे ये तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? मैं क्या अपनी ज़मीन जायदाद छोड़कर शहर में जाकर दूसरे के यहाँ नौकरी करूँ? ये मुझसे नहीं होगा। तुम समझते क्यों नहीं हो? मैं आपके और अपने बच्चे के भले के लिए ही कह रही हूँ। पीलू शहर के जंगल जाने की जिद पकड़कर बैठ जाती है। देखो जी, मैं आपसे आखिरी बार कह रही हूँ, ये गांव छोड़कर शहर चलो, वरना मैं अपने बेटे को लेकर मायके चली जाऊंगी और फिर यहाँ वापस नहीं आऊंगी। पीलू की जिद के आगे कालू को झुकना पड़ता है। अरे पीलू, तुम भी कितनी जिद्दी हो। चलो, मैं 2-4 दिन बाद तुम्हें कुछ बताता हूँ। ऐसे ही 2-4 दिन बीत जाते हैं। फिर कालू घर आकर पीलू से कहता है, पीलू मैंने सोच लिया है, चलो हम शहर ही चलते हैं, तुम जरूरत के सामान बांध लो। फिर कालू अपने पूरे परिवार के साथ शहर की ओर चला जाता है। कालू शहर आकर एक किराना दुकान में नौकरी करने लगता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। शहर आकर पीलू और उसका बेटा बहुत खुश थे। ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं। गांव में कालू के जो जामुन के पौधे थे वे सब सूख गए थे, उनकी कोई देखरेख करने वाला नहीं था। इधर कालू शहर में किराना दुकान में काम कर रहा था। एक दिन उस किराना दुकान में बहुत जबरदस्त आग लग जाती है और कालू की जान जाते जाते बचती है। हे भगवान, अच्छा हुआ तुम्हारी जान बच गई। मेरी जिद के कारण तुम शहर आए और लगभग जल के मर ही गए थे। मैं तो बहुत डर गई हूँ। अब कालू नई नौकरी की तलाश में यहाँ वहाँ भटकने लगता है, लेकिन उसे कोई भी काम नहीं मिलता है। इस तरह से 3 महीने बीत जाते हैं। अब उनके पास किराया देने का भी पैसा नहीं बचता है। पीलू, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कोई काम नहीं मिल रहा है। ऐसे तो हम पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। मुझे माफ कर दो जी, मैं आपसे जिद करके आपको शहर लेके आई, आपको मुसीबत में डाली। हम अच्छी खासी खेती कर ही तो रहे थे। चलिए हम वापस गांव चलते हैं। इस तरह से कालू एक बार फिर से पीलू के साथ और अपने बेटे के साथ वापस गांव पहुंच जाता है। वहां पर वो देखता है कि उसका खेत सूख गया है। ये देखकर पीलू कालू से कहती है, चलिए मैं खेत की सफाई करती हूँ और फिर हम लोग मिलकर जामुन के पेड़ लगाएंगे। फिर पीलू पूरे खेत की अच्छे से सफाई कर देती है और दोनों पति पत्नी उस पे एक बार फिर से जामुन के बीज बोते हैं। थोड़े ही समय में जामुन की फसल पक जाती है और बहुत बड़े बड़े स्वादिष्ट जामुन उगाते हैं। उसी समय वहाँ से गांव का मुखिया जा रहा था। अरे वाह कालू, तुम्हारी तो इस बार बहुत अच्छी फसल हुई है। ये जामुन एक बार मुझे चखाओ तो सही। जामुन चखने के बाद मुखिया कहता है, अरे वाह कालू, ऐसे जामुन तो मैंने पहले कभी नहीं खाए। चल इस बार मैं तेरे को एक बहुत बड़ा ऑर्डर देता हूँ, ये पूरी फसल तुम मुझे बेच दे, मैं तुझे इसके 2 लाख रुपए दूंगा। ये सुनकर कालू बहुत खुश होता है। कालू कहता है, वाह मुखिया जी, अगर आप मेरी फसल की अच्छी कीमत देंगे तो मैं हमेशा आपको ही बेचा करूंगा। इस तरह से कालू हर बार जामुन की फसल उगाता और मुखिया को अच्छे दामों में बेच देता। मुखिया और कालू की अच्छी बनने लगी। इस तरह से कालू को अब मुनाफा होने लगा। अब कालू अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। बहुत मजे से आम खाने लगती है और गुठली
दूसरी तरफ फेंकने लगती है। तभी गुठलियों को देखकर पीलू को एक आइडिया आता है। सोनपुर में पीलू चिड़िया अपनी माँ बुलबुली चिड़िया के साथ रहती थी। उसके पिताजी मेहनत मजदूरी करते थे, लेकिन फिर भी उन्हें अच्छे पैसे नहीं मिलते थे। इस वजह से उसकी माँ को दूसरे के घरों में काम करना पड़ता था। वो दूसरों के घर में झाड़ू पोछा करके अपना घर परिवार पालने लगी। एक दिन पीलू के मामा टिल्लू उसके घर आते हैं और कहते हैं, बबली बहन, मुझसे तेरी ये हालत नहीं देखी जाती, तू मेरे साथ चल, मैं तुझे अच्छे से रखूंगा। बबली उसे कहती है, नहीं भाई, मैं अपने घर को छोड़कर नहीं जाऊंगी। एक बार लड़की अपने पिता के घर से ससुराल आ जाती है तो वही उसका घर रहता है। टिल्लू अपनी बहन की समझदारी देखकर बहुत खुश होता है और वहाँ से चला जाता है। एक दिन बबली अपने काम से वापस घर आ रही थी। बबली चिड़िया अपने घर आती है। वो बहुत थकी हुई होती है। पीलू उसे एक गिलास पानी देती है। तभी वहाँ पर उनका मकान मालिक कड़क चंद आ जाता है। ए बबली चिड़िया, 2 महीने से तूने मेरे घर का किराया नहीं दिया, या तो किराया दे या फिर ये घर खाली कर। बबली उसे कहती है, सेठ जी, आप तो जानते ही हैं कि मेरे घर की हालत कितनी खराब है, इनका कोई काम नहीं जम रहा है। मुझे जो पैसे मिलते हैं उससे सिर्फ घर खर्च चलता है, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं जल्द ही आपका पूरा किराया चुका दूंगी। नहीं, मैं तेरी एक बात भी नहीं मानूंगा। तूने वैसे ही बहुत देर कर दी है। तू या तो मुझे कल की कल किराया दे या फिर ये घर खाली कर। इस तरह कड़क उसको धमका के वहाँ से चला जाता है। कड़क सेठ की धमकी से बबली बहुत दुखी हो जाती है। बबली सोचती है, अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, मेरी तो लड़की भी है। मेरा भाई मुझे लेने आया था पर मैंने उसे मना कर दी। अब तो मैं मायके भी नहीं जा सकती। पीलू अपनी माँ से कहती है, माँ तुम चिंता मत करो, हम कुछ न कुछ जरूर कर लेंगे। पर उसकी माँ उसे समझाते हुए कहती है, नहीं पीलू, गलती हमारी ही है। हमने 2 महीने से अपने मकान मालिक को किराया नहीं दिया है, वो तो घर खाली करने बोलेगा ही ना। चल अब हम दोनों मिलकर घर का सामान समेटते हैं, कल हम ये घर खाली कर देंगे। पीलू उससे पूछती है, लेकिन माँ कल हम कहाँ जाएंगे? ज्यादा सवाल जवाब मत कर, कल की कल देखेंगे। दूसरे दिन बबली और उसका परिवार घर खाली कर देते हैं और वे लोग दूसरी जगह की तलाश में दिन भर उड़ते रहते हैं। सुबह से रात हो जाती है, लेकिन उनको कोई भी जगह नहीं मिलती। ऐसा करते करते वे लोग जंगल के आखिरी छोर में पहुंच जाते हैं। तभी पीलू कहती है, माँ देखो आम का बगीचा, देखो वहाँ पर आम के पेड़ पर कितने सुंदर सुंदर आम लगे हुए हैं। मैं जाकर कुछ आम खा लूं। सुबह से शाम हो गई, मैंने कुछ नहीं खाई। मैं आप लोगों के लिए भी आम तोड़ कर लाती हूँ। उसकी माँ उससे कहती है, बेटी तू ही जाके आम खा ले, मैं तो अभी यहीं डाल पे थोड़ी देर आराम करती हूँ। फिर पीलू आम के पेड़ के पास जाकर बहुत मजे से आम खाने लगती है और गुठली दूसरी तरफ फेंकने लगती है। तभी गुठलियों को देखकर पीलू को एक आइडिया आता है, क्यों ना मैं इन गुठलियों से एक सुंदर सा घर बना लूं। ये गुठलियां खराब भी नहीं होंगी और माँ को भी अपना घर पाकर खुशी होगी। पीलू अपनी माँ के पास जाकर उससे कहती है, माँ क्यों ना मैं आम की गुठलियों से घर बना लूं, हमें किसी को पैसे भी देने नहीं होंगे और हमारा घर भी आम की तरह अच्छा बन जाएगा। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है पीलू, चल हम अभी उस आम की गुठलियों से घर बनाते हैं। इस तरह से पीलू, बबली और उसके पिताजी आम की गुठलियों का घर बना लेते हैं और जंगल के पक्षी उस अनोखे घर को देखने के लिए आते हैं। अरे वाह पीलू, तूने तो आम की गुठलियों से गजब का घर बनाया है, हमने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। हाँ हाँ बबली, तेरी बेटी देखना एक दिन बहुत आगे जाएगी, ये बहुत ही मेहनती है। इस तरह से बबली अपनी बेटी की तारीफ सुनकर बहुत खुश होती है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।